All is good? Yes, ma'am. All right. So, good morning. I hope आप लोग बिल्कुल बढ़िया से हैं, खुश हैं. Life is good. And हमारे साथ कितने लोग हैं गौसिया अभी? मैम हमारे साथ अभी 100 लोग हैं सर. All right. और हमारे साथ मुझे एक्चुअली कुछ बात करनी थी, तो आई वॉज ट्राइंग टू सी कि अगर सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है देन आई वुड मेक दैट कॉन्वर्सेशन टुडे. और 2-4 मिनट ही बस आप रुकिए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए. हमारे साथ सर्वाइवर्स में कौन है गौसिया? मैम भवन प्रजापति जी. हाँ लीजिए ना, इफ ही इज देयर. पहले ये कर लेते हैं और उसके बाद छोटी सी बात करें. जी भवन जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए. हाँ जी भवन जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप भवन? क्यों मैडम? गुड 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 गुड. गुड मॉर्निंग. हाँ जी. संजीवनी टीम को गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. तो भवन आप कहाँ पे हैं अभी? अभी अहमदाबाद में मैडम. और लाइफ में क्या कर रहे हैं अभी? अभी लाइफ में स्टडी चालू है मैडम मेरी अभी. अच्छा ओके. तो क्या कर रहे हो स्टडीज में? स्टडी में आईटीआई कर रहा हूँ मैडम. वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके. और अभी क्लासेस वगैरह चल रही है कि नहीं? नहीं चल रही है. नहीं चल रही है. ओके. घर ही पे पढ़ाई हो. हम्म. ऑल राइट. भवन ये बताओ थोड़ा सा, देखो तुमको 100 लोग सुन रहे हैं अभी. ये बताओ कि आपका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो आपको फैमिली ने आई होप हेल्प किया होगा पूरा पूरा, और आपकी अंदर की किसी भावना ने बहुत हेल्प किया होगा. वो कौन सा एटीट्यूड था आपका अपना जिससे आपको लगा कि आपने ट्रीटमेंट अच्छे से आप करा पाए और इस बीमारी से निकल पाए बाहर? मेरे को पहले तो मेरे को गांठ, मैं स्कूल में पढ़ रहा था तभी मेरे को गांठ हो गई थी. स्कूल में 32 लग गई थी, उधर से गांठ हो गई मेरे को. फिर मैंने एक सिविल कैंसर वार्ड कैंसर हॉस्पिटल मैंने बताया, तो मैंने 22 कॉपी कराई. 22 कॉपी में रिपोर्ट है कि कैंसर है. मैंने उसके बाद 6 कीमोथेरापी ली. फिर 2018 में मैंने ऑपरेशन कराया. फिर ऑपरेशन कराने के बाद मेरे को रेडिएशन दी थी और फिर कीमोथेरापी दी थी. तब तो मेरे को जब भी मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मेरे बच्चे को कैंसर है, तो मम्मी पापा तो बहुत टूट गए थे अंदर से, हिम्मत बहुत हार गए थे. फिर वो मेरे सामने रो नहीं रहे थे. फिर अंदर से ऐसा हो गया कि अभी क्या करेंगे. मेरे को भी ऐसा हुआ था. तभी मैं 10 पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ाई में भी मैं फेल हो गया था. मेरी पढ़ाई में फेल हो गया था. फिर बहुत ऐसा बहुत वो किया. और फिर पढ़ाई फिर के बाद फिर मैं अच्छा हो गया मेरे को 2018 में. फिर कृष्णा मैडम मेरे को 2015 में मेरे जब भी काउंसिल हॉल में मेरे को मैडम मिले थे, तो फिर वो कृष्णा ने बहुत हिम्मत दी मेरे को. अभी वो समझा रहे थे, मम्मी पापा को भी बोल रहे थे कि भी अच्छा हो जाएगा. घर पे कुछ लोग कोई आके बोलता था कि तुम्हारे बच्चे को कीमोथेरेपी देके तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, बचेगा नहीं, ऐसा सब बहुत आके दे रहे थे. पर कृष्णा मैडम बहुत हिम्मत दे रहे थे और इला मैडम बहुत हिम्मत दे रहे थे. ओके ओके. तो आपको लगा कि लोगों में एक ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो बस अभी मतलब लाइफ खत्म हो गई, ऐसा लगा आपको? हाँ. और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोगों को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं बिना जाने हुए. मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनका इंटेंशन है ये डीमोटिवेट करना, पर उनकी नॉलेज इतनी कम है कि वो उस वजह से डीमोटिवेट कर देते हैं लोगों को.
है ना? फिर 2018 में मैंने जब ये वो संजीवनी अहमदाबाद में हुआ तभी मैं संजीवनी में मैंने 1.5 महीने तक कोर्स किया मैडम। कोर्स किया फिर मेरे को अच्छा उधर भी फिर मैंने अतुल सर ने मेरे को अतुल सर ने वो थेरापी फिर वो जो बोल रहे थे यानी लंच का सब बोल रहे थे तभी मैं खाना खा रहा था, सब अच्छा हो गया अभी मेरे को। ओके ओके, वेरी नाइस। तो जो आपने वहां पे सीखा भवन वो आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, दूसरे को भी बोल रहा हूँ अभी जो मेरे संबंधी में जिसको भी वो कैंसर हो गया उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप संजीवनी में जाइए और जो बोले वो फॉलो कीजिए। वेरी नाइस। मुझे भवन उससे ध्यान आया कि हम लोग अभी एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसे हम संजीवनी एम्बेसडर्स बोल रहे हैं। तो जो संजीवनी एम्बेसडर्स होंगे वो जहाँ पे भी रहते हैं उनको हम थोड़े से जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके सिम्पटम्स के बारे में बताएंगे। और अगर आपको आसपास कोई ऐसा जना दिखता है जिसमें ऐसे सिम्पटम्स हो सकते हैं तो फिर आप उनको हमारा जो उस सिटी में काउंसलर है उससे कनेक्ट कर दीजिए, और ताकि आप राइट इंफॉर्मेशन राइट समय पर उन पेशेंट्स को, उन लोगों को दे सकें, ताकि अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है जो भी है वो सही समय पे डायग्नोज हो जाए, है ना? तो आपकी तरह के जो लोग हैं जो बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और इतने सिंसियर हैं एक्चुअली, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर वो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ तो हम लोग ज्यादा जागरूकता लोगों में बढ़ा पाएंगे और लोगों को सही तरीके बता पाएंगे लाइफ में जीने के लिए। तो आपको लगता है हमको ये प्रोग्राम करना चाहिए? करना चाहिए मैडम। करना चाहिए ना? ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम करेंगे और अगर आप उसमें संजीवनी एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना नाम दे दीजिए कृष्णा मैम को, एंड फिर हम लोग एक मीटिंग करेंगे सिर्फ संजीवनी एम्बेसडर्स की, इसी तरह से जूम पे ही करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को उसमें आगे क्या करना है। ठीक है? और भवन आप कुछ बताना चाहते हो? हमारे साथ इतने सारे ऑडियंस हैं यहाँ पे, आपने इतनी बड़ी जंग जीती है, कुछ बता दो एक लाइन में। अभी तो मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ और मेरे पापा तो भी चंपल की लारी चलाते, तो फिर मेरे को बहुत कैंसर जैसी बीमारी हो गई तो पापा भी अकेले भाड़े का मकान है, तो बहुत हिम्मत हार गए थे कि बोला भी पैर मेरा कटने वाला था, तो संजीवनी और मेरे कैंसर हॉस्पिटल दोनों ने कि मेरे को नवा एक जीवन दिया है। माय फैमिली एंड संजीवनी। तो आज मैं हूँ तो संजीवनी के लिए हूँ, अभी मैं हूँ खड़ा हूँ भी बैठा हूँ तो संजीवनी है तो मैं हूँ, ऐसा हो गया था। Is it? Thank you so much. I feel so blessed, भवन, कि हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहना और अभी कृष्णा मैम को फोन कर देना साथ के साथ संजीवनी एम्बेसडर के लिए, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच भवन। थैंक यू भवन जी। ऑल राइट, सो हम लोग एक दो दिन पहले बात कर रहे थे, जब मेरे ख्याल मीशा ने पूछा था कि उनको ये दिल में घबराहट एक रहती है कि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मीशा आप हैं हमारे साथ? गौसिया मीशा है? हाँ मैम है। ऑल राइट। और कोई ऐसा जना है जिसको ये चीज बहुत परेशान करती है कि मुझे आगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा कोई जना है जो बहुत इस चीज से डरा रहता है, घबराया रहता है? आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं। मैम मौमिता दास जी हैं, उन्होंने हाथ रेज किया है। मनीषा जी हैं,
वर्षा जी हैं, हेमलता जी हैं, शिप्रा जी हैं, नक्श ओके नाम से जुड़े मैम हैं, बहुत से लोग हैं। ओके, हेमलता को 1 मिनट अनम्यूट करिए। जी हेमलता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो हेमलता। हेलो मैम। यस, आप बताइए आपको क्या दिल में चीज है जो परेशान करते रहती है? एक्चुअली मैम मुझे यही होता है कि जैसे एक बार बिल्कुल अच्छे से थी, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा होगा। मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही थी उस टाइम पे, तो बहुत अच्छे से मेरी लाइफ चल रही थी और एकदम ही ये चीज हो गई मेरे साथ में, जिसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब मुझे अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं होना है। और कभी ऐसा एकदम अचानक, जैसे सबको सुनते हैं ना कि इसको वापस से प्रॉब्लम हो गया या 2 साल बाद इनको ये प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा डर लगने लग जाता है कि अब मतलब मेरे को भी थोड़ा टाइम बाद कुछ ऐसा नहीं हो जाए। या एक तो जन की हमारे आसपास में डेथ भी हो गई है, जैसे इसी चीज से कि 5 साल तक उन्होंने कोर्स पूरा किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। पता नहीं कुछ भी अचानक से हो गया तो उनकी डेथ हो गई। तो वो सब जब सुनती हूँ मैं, तो मेरा मतलब शिवरिंग होने लग जाता है बॉडी में मुझे कभी कभी। तो ये जो डर लगता है आपको, इससे लगता है, फिर कोरोना से भी लगता है? नहीं, कोरोना से इतना ज्यादा नहीं लगता है जितना इस चीज से अपने आप से लगता है, क्योंकि एक ये डर है ना अपने अंदर का ही है। सच में क्या है वो अपन नहीं कर सकते, लेकिन अंदर का ही है। पर लगता है कभी, क्योंकि मेरा बेबी है ना 5 साल का है अभी। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ वो 2.5 साल का था, अभी वो 5 साल का है। तो उसके फ्यूचर को लेके कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कभी तो नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। पर सुनने के बाद फिर होता है कि यार मुझे हो गया तो वो डर लगता है कभी कभी। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि किसी ऐसे जने को जिसको ऑलरेडी कैंसर हो गया है, और कोई ऐसा जना जिसको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको कैंसर होने की, मतलब जिसको हो गया है उसको दोबारा होने की, जिसको नहीं हुआ है उसको पहली बार होने की, मतलब कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? यस मैम, यस मैम। या तो आपके नेबरहुड में जो कोई रहता है, जो भी रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जितनी है कैंसर होने की, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी है दोबारा होने की। जी, है ना? ओके। यस। तो इसका मतलब ये कि जब आपको नहीं हुआ था तब भी आपकी यही प्रोबेबिलिटी थी होने की, जो अब दोबारा होने की है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो अब अगर इतनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डर डर के जीना हम चूज करते हैं, तो ये किसकी प्रॉब्लम हुई? हमारी प्रॉब्लम है मैम। हमारी प्रॉब्लम हुई। मैं अभी इसीलिए मैम देखो, सेशन अटेंड करती हूँ, ताकि वो डर जो रहता है संजीवनी से जैसे मैं जुड़ती हूँ ना, और जैसे सेशंस होते हैं ना, तो मतलब फियर मेरा जाता जाता है। पर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा एक पॉइंट रहता है। पर जो पहले था, जैसे पहले 100% डर था, तो उसका जो एवरेज है वो कम होता जा रहा है अभी तो। अभी देखो, हम लोग जब आगे की सोचते हैं हेमलता, एक्चुअली प्रॉब्लम तभी शुरू होती है। यस मैम। अभी आप लोगों को यहाँ पे सेशन बहुत अच्छा लगता है, हम संडे को सेशन नहीं करते तो लोग हमको लिखते हैं कि आप संडे को सेशन क्यों नहीं करते, है ना? लेकिन आप अभी सेशन में बैठे हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, पंखा चल रहा है ऊपर, आपका पेट भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर मैं आपको अभी यही बोल दूं कि आपको हमेशा यहीं पे बैठा रहना है जहां पे बैठे हुए हैं, नहीं मैम, नहीं रह सकते। नहीं रह सकते ना? नहीं रह सकते। नहीं। तो एक्चुअली जब हम आगे की बात सोचते हैं और हम आगे की बात को ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो परमानेंट है, हमेशा रहेगा, तो ऐसा हमें तो सोच के घबराहट होती है। और वो आप कोई भी चीज ढूंढ लीजिए,
अगर हम कमरे में बैठे हुए हैं और अभी कोई आके बोल दे, बिल्कुल एयर कंडीशन कमरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आके बोल दे मैंने तुमको इसको बाहर से बंद कर दिया, अब तुम यहीं रहो, है ना, तो परेशानी की बात है। तो कोई भी चीज जो हम आगे की सोचते हैं और जिसमें हमें लगता है कि हम स्टक फील कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं, वहां पे हमें डर होता है, हमें घबराहट होती है। तो इसका कैंसर के एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है। ये तो क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत डायरेक्टली आया, मैनिफेस्ट हुआ, तो आप इसको बोल देते हैं कि मुझे इससे डर लगता है। लेकिन अगर आप लिखने बैठेंगे कभी, तो आपके अंदर बहुत सारे डर होंगे। तो इस, है ना, बहुत सारे डर होंगे। तो जिन लोगों को थोड़ा डर ज्यादा लगता है, अलग अलग तरह के लोगों की अपनी अपनी टेंडेंसीज होती हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपना जिगर होता है एक्चुअली तो उनको उसी हिसाब से लाइफ में डर लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही चीज है कि हम आगे का कितना सोचते हैं। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जो भी जिंदगी है वो सिर्फ इस पल में है, ये जो पल है, मैं और आप जो बात कर रहे हैं या जो बाकी लोग सुन रहे हैं, हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये जो पल है, इसका जो सत्य है, इसका जो ट्रूथ है, इस मोमेंट का सिर्फ इतना है जो अभी हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके आगे का तो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको प्रॉब्लम होगी, किसको नहीं होगी, कौन अपने करियर में बहुत ऊपर चले जाएगा, कुछ किसी को बहुत खुशी वाली न्यूज मिल जाएगी, जो भी होगा, है ना, अगले पल का किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ ये वाला पल मालूम है, और ये वाला पल हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये चॉइस हमारी, इतनी चॉइस हमारी है कि इस पल को हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब हम क्या चूज करते हैं कि हम इस पल की खूबसूरती में रहते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के तरीके सोचते हैं, या हम आगे जो आने वाला समय है उसकी सोच के, और वो भी नेगेटिव सोच के, हम अब में डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, है ना, ये चॉइस हमारी। एक चीज आपको और बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट डे वाले ओरिएंटेशन में मैंने बताया होगा कि जिस समय हम अपने दिमाग में डर पाले रहते हैं, तो उस समय पे हमारा जो शरीर है ग्रोथ हार्मोन्स पैदा नहीं कर पाता। ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो डर ऐसे भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब हम इस मोमेंट में हैं, इस मोमेंट में रहें, और अगर चॉइस है भी आगे की सोचने की, अगर हमें करनी भी है, तो हम अच्छा सोचें। अगर मेरे ही ऊपर है तो मैं क्यों बुरा सोचूं, मैं अच्छा क्यों नहीं सोचूं। सो आप सब लोगों को मालूम है, हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था वीर सावरकर। आप लोगों को मालूम है, महाराष्ट्र में ज्यादा लोगों को मालूम होगा, बट वो फ्रीडम फाइटर थे और उनको काला पानी की सजा हो गई थी। काला पानी की सजा मीन्स उस समय पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं, वहां पे एक जेल बनाई थी अंग्रेजों ने, और वहां पे वो उनको बंद कर देते थे, फांसी की सजा देते थे, या जो भी, उसको काला पानी की सजा बोलते थे। तो वीर सावरकर सजा में रहे, मतलब इम्प्रिजनमेंट में रहे करीब 15-16 साल से भी ज्यादा एक्चुअली, ठीक है। और जब मैं अंडमान गई थी तो मैंने वो जेल को देखा, और मैंने उनके उस सेल को देखा जिसमें वो इतने साल तक रहे थे। तो वो जो सेल था उसकी लंबाई करीब मेरे ख्याल 6 फीट रही होगी, और उसकी चौड़ाई करीब 4 फीट रही होगी,
ठीक है, इतना बड़ा वो सेल था। आप ये सोच लो आपके बेड से थोड़ा सा और बड़ा, है ना। तो बेसिकली इतने साइज था उस सेल का जिसमें वो रहते थे। तो और उसी में एक छोटी सी नाली बनी हुई थी जिसमें उनको अपना टॉयलेट का काम करना होता था। ओके, वहां पे कोई सफाई भी नहीं होती थी। और उनको दिन में जैसे बैल जो कोल्हू की तरह करके तेल निकालते हैं, उनको दिन में वो काम करना होता था। और उनको ऐसे एक सेल में रखा गया था जिसमें से जहां फांसी बाकी लोगों को लगती थी वो बिल्कुल साफ दिखाई देता था। तो ठीक है, अब आप सोचिए इस चीज को। अब उनके पास बहुत सारे तरीके थे। बहुत सारे लोग ऐसे में सुसाइड कर लेते थे, बहुत सारे लोग इंसेन हो जाते थे, मतलब इतने परेशान हो जाते थे कि दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन वीर सावरकर ने अपना सबसे खूबसूरत लिटरेचर उस समय पे लिखा, है ना। तो उन्होंने अपना सबसे खूबसूरत लिटरेचर उस समय पे लिखा। तो ये जो चॉइस है ये हमारी है। हमने अगर उस एक्टिविटी को ढूंढ लिया जिसमें हम पूरे के पूरे रम जाएं, क्योंकि उन्होंने क्यों किया ये काम, क्योंकि उनका ये पैशन था, फ्रीडम उनका पैशन था। तो उस समय उनके पास जो भी तरीका उपलब्ध था उन्होंने वो तरीके को अपनाते रहे और उसके ऊपर काम करते रहे। तो अगर हम सभी वो एक ऐसी चीज ढूंढ लें जो हम पैशनेटली करते हैं, करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर रम सकते हैं। और जब हम किसी भी चीज में रम जाते हैं तो फिर हमें ना आगे का याद रहता है ना हमें पीछे का याद रहता है, नहीं याद रहता ना। जब हम कोई ऐसा क्षण जो इतना खूबसूरत होता है जिसमें हम बिल्कुल रम जाते हैं, तो लाइफ में उस चीज को ढूंढना कि मेरा मन किस चीज में इतना लगता है कि मैं उसके अंदर इतना रम जाता हूं कि तब ना आगे की फिक्र रहती है मुझे, ना पीछे की फिक्र रहती है। तो थोड़ा सा काम अपने ऊपर इस कोर्स के थ्रू करते रहिए। शांभवी मैम ये बताती हैं कि आप अपने आप को टेप रिकॉर्डर की तरह समझिए और वापस अपने आप को लाइए, बताती है ना। हाँ, तो जब डर लग गया है या परेशानी हो रही है, गुस्सा लग रहा है, तो वो करिए। और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए उस चीज को ढूंढिए जिसमें आप बिल्कुल रम जाते हैं। चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो डांस है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो दौड़ना है, चाहे वो खेलना है, चाहे वो जो भी एक्टिविटी है, उसको अगर ढूंढ लेंगे तो लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी, है ना। ओके, तो हम लोग इस चीज पे काम करते रहते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है बिल्कुल कि हमने बात की और हो गई। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, मैं इसी क्षण में रहूं, बस यही क्षण सच्चा है, बाकी कुछ है नहीं। और दूसरा, मैं वो चीज को समझ लूं जिसमें मैं रम जाती हूँ। चलो, very good morning and let us start the session. गौसिया, हमारे साथ डॉक्टर रमा हैं। हाँ जी मैम, रमा मैम। हाय हाय, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रमा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाली ये हाथ है ना 2 दिन से मेरे को तंग कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी कि क्या करना चाहिए। यस, और डॉक्टर रमा, हमारे कुछ लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से मेडिकल हैं, तो आई होप आप उनको ले लेंगे।
10-15 मिनट के लिए। टेल मी वन थिंग जी। कि मैं पीपीटी दिखाऊं या एक्सटेम्पोर बोलूं? आई कैन डू बोथ नॉर्मली। आई थिंक डॉक्टर रमा, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे बताइए कि 3-4 क्वेश्चंस अगर आप लेंगे पेशेंट्स के जो लिम्फेडेमा से एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है बट मेडिकल हैं, है ना, और उसके बाद अगर आप एक्सटेम्पोर लेंगे दैट वुड बी ब्यूटीफुल आई थिंक। यस श्योर, जरूर बताइए। तो गौसिया, आप मीशा को, इति मोंडल को और कुछ लोगों के और क्वेश्चंस थे पेशेंट्स के जो वो डॉक्टर से बात करना चाह रहे थे, उनको लीजिए प्लीज। जी मैम। मीशा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो can we talk about those menstruation thing after post chemo, कि कैसे और कितने फेज के बाद वो चीज स्टार्ट होती है, क्योंकि वो भी एक बहुत मेंटली क्या होती है? रिपीट। मैम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 27 ही एज था जब आई गॉट दिस कैंसर थिंग, so I was kept on Zoladex thing. I took almost 7 shots of Zoladex. Yes. And the last shot that I took was in November. Okay. So can you please elaborate कि कितने टाइम के बाद I'll get my periods और क्या frequency रहती है? जैसे स्टार्टिंग में कभी कम रहता है। अच्छा, आपने सिर्फ वो ही लिया है Zoladex या उसके पहले आपने पैक्लिटैक्सेल और वो और कोई कीमोथेरेपी दवाई? हाँ, कीमोथेरेपी तो चला ही है, एड्रीनोमाइसिन चल ही रहा है। ओके, वो चला था। जैसे 4 राउंड्स आई टुक एड्रीनोमाइसिन का कीमो एंड 4 राउंड्स ऑफ पैक्लिटैक्सेल। डोज डेंस। तो वो क्या होता है ना, ये जो पैक्ली होता है ना, वो आपके ओवरीज पे जो डिम्बकोश बोलते हैं उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जो सेक्स हार्मोन्स है उस सिक्रीशन को कंट्रोल में रखते हैं कि आपका ट्यूमर बढ़े ना, जिसके कारण क्या होता है आपकी मासिक पाली या मंथली मेंस्ट्रुएशन के ऊपर असर पड़ता है। अभी हो सकता है कि आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई, द बॉडी इज स्टिल गोइंग टू टेक टाइम टू एडजस्ट। ओके, बट मैम आई वाज टोल्ड दैट जो Zoladex शॉट्स मेरे को दिए जा रहे हैं वो उसके लिए दिए जा रहे हैं ताकि मेरे ओवरीज शट डाउन रहे, ताकि कीमो का असर मेरे ओवरीज पे नहीं पड़े। हाँ, नहीं, ओवरीज विल बी शट डाउन। हाँ, शट डाउन ही करने के लिए। शट डाउन है तो वो काम कैसे करेगा? उधर से तो आपके अंडा निकलने वाला है, उधर से ही आपका पीरियड्स का पूरा चक्र चालू होने वाला है ना। The cycle of your menstruation is dependent on the release of your egg from the ovary and the building of the blood to accommodate that egg. Now that is what has been blocked. Therefore, after you complete your treatment also, every patient will differ from 4, 5, 6 months to even 1 year. And then the periods will start. Okay? That is the reason, because they want to shut down your ovary. And the main function of the ovary and the uterus and the womb is for your menstruation and reproductive function. So that has been shut down. So don't worry about it. It is a normal procedure. And this is what will keep you safe. Okay. Have you understood? Yes. So I was like कि वो जो अभी फ्रीक्वेंसी रहेगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा भी मतलब टाइमिंग्स 1 मंथ में नहीं हो या फिर 2 मंथ्स के गैप में भी वो ऐसा हो सकता है? Yes, वो स्टार्टिंग में बहुत कम हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है? Definitely, you wait and watch. तुम्हारा शरीर कैसा बिहेव करता है आप तब पता कर ले। किसी को जल्दी होता है, किसी को कम होता है, किसी को 2 दिन होता है, किसी को 4-5। वो अपने अपने शरीर पे
डिपेंडेंट है। ओके ओके। और आपको क्या पसीना आ रहा है अभी बहुत? हाँ मैम, वो थोड़ा सा काम कर रही थी ना इसलिए। नहीं नहीं, कभी कभी जब ये ब्लॉकिंग करते हैं फिर भी पसीना आने का चांसेस रहता है। यू विल गेट, दीज आर लाइक मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो फ्लशेस आते हैं। हॉट फ्लशेस बहुत रहते हैं मैम। वो ही आपको ये दवाइयों के कारण होता है, क्योंकि आप बार बार ऐसे कर रहे हो तो मुझे महसूस हुआ वो भी हो सकता है। ओके, डोंट वरी, दीज आर वेरी नॉर्मल। एंड आप ऑटोमेटिकली 1 साल अपने आप को ठीक होने दो, 1 साल के बाद में देखेंगे अपने पीरियड्स के बारे में। नो प्रॉब्लम मैम। मुझे सिर्फ एक और क्वेरी है रिगार्डिंग दिस थिंग ओनली। क्योंकि जो लेडीज मतलब जिनकी एज 35-40 प्लस होती है ना, उनको डॉक्टर जैसे मेरे एक दूर के रिलेटिव है, उनको हुआ था और एज वाज समथिंग अराउंड 35-36। सो उनको बाद में डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम होगा। तो इज इट सो कि मतलब वो स्टार्ट होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, या फिर वो एज ग्रुप के वाइज डिपेंड करता है? नो, द थिंग इज अलग ब्रेस्ट कैंसर का या ओवेरियन कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। नहीं, उनको भी यही था मैम। नहीं, यही मैंने, उनको भी ER-PR पॉजिटिव था या वो ट्रिपल नेगेटिव थे, ये सब समझ। हाँ, जिनको ER-PR पॉजिटिव ज्यादा रहता है, उनका जो ट्यूमर जो बढ़ रहा है उनके हार्मोन के कारण ही बढ़ रहा है, इसलिए उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो जो ट्यूमर सेल को भोजन नहीं मिलना चाहिए आपके सेक्स हार्मोन के साथ, इसके लिए वो घबराते हैं। पीपल हु हैव ER-PR positive, once they start menstruating too much, then they will start, there is a possibility of the tumor cells growing. इसलिए आपको 5 साल या 10 साल गोलियां भी दी जाएगी उसके लिए। 5 या 10 साल गोलियां देंगे। ओके, सब कुछ कंट्रोल में रखने के लिए। या anything else? Next. Yes, ma'am. Yeah, are you satisfied? Misha, are you satisfied? Yes, ma'am. Completely satisfied. Understood? Yes. Okay. आपको तो कोई हार्मोनल थेरेपी नहीं दे रहे हैं ना मीशा? मैम मेरा वो टेमोक्सिफेन चल रहा है। Like I am ER yes, you are positive. Yes. ER is mildly positive, PR is negative, and even that HER2 is also negative. Yeah. That is why you are getting tamoxifen. अगर आप और बूढ़े हो जाओगे तो आपको लेट्रोज या दूसरे दवा दे देंगे। अब आप पूछोगे जो 50 साल की है उसको tamoxifen क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसके लिए भी हम निर्णय करते हैं, जिनको प्री मेनोपॉजल है उनको tamoxifen देंगे, जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं उनको दूसरा देंगे। तो हर चीज का अपना अपना रीजन रहता है उनके लिए। राइट। ओके थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच मिशा मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता जी की तरफ से। यस, अंकिता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे हेलो। हाँ, मेरा सवाल था मैम कि अभी मैं कोविड पॉजिटिव थी तो 14 दिन में क्वारंटाइन थी। और 1 मंथ से मेरा केमो नहीं हुआ है। तो अभी मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है और हॉस्पिटल में जाने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि इधर बहुत फैला हुआ है कोविड। तो क्या 2-3 महीने केमो नहीं लिया तो नहीं चलता क्या? बिल्कुल, अभी आप कीमो नहीं लोगे, कारण आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए ना। आपको कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया ना, तो क्या होगा? अगर आपने कीमो लिया तो आपका पूरा ब्लड का नहीं, वो 14 दिन हो गए मेरे क्वारंटाइन। कोई बात नहीं। शरीर को अपने तरीके से ठीक होने के लिए वक्त लगता है। Do not worry. You can wait for 1 more month and take the opinion. आपके जो
ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका ओपिनियन ले लीजिए। ये महीना आप कुछ मत करिए। कारण क्या, जब हम कीमो देते हैं तो पता है ना WBC कम होगा, फिर प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो ये कोविड तो प्लेटलेट गिरसेट से भी जुड़ा हुआ है, तो गड़बड़ नहीं करना नहीं मगर चाहिए। मैडम हुआ क्या, नहीं क्या हुआ मैडम, मुझे सिम्टम कुछ नहीं था कोविड का, खाली मुझे 12 जून को मैंने केमो लिया था। उसके बाद मुझे मंडे से फ्राइडे को केमो लिया और मंडे से मुझे बुखार था 2-3 दिन। और उसके बाद मैंने टेस्ट किया, मंथली टेस्ट करते हैं हमारा कोविड का। मंथली टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया, मगर मुझे सिम्टम कोई भी नहीं था। कोई बात नहीं, तो अभी 1 मंथ तो हो गया मुझे केमो नहीं दिया है। तो और 2 महीने में गई नहीं केमो के लिए, तो चलेगा क्या? चलेगा। और आप एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। आपकी जो सबसे पहले याद रखना चाहिए कि कोविड के साथ इम्यूनिटी बोलते हैं ना, प्रतिक्रिया शक्ति तेज ऊपर रहना चाहिए। कीमो के साथ कमी हो जाता है। तो आपको, आपके लक्षण नहीं थे कोविड के, कोई भी लक्षण नहीं थे, एसिम्प्टोमेटिक थे। जो बुखार आया वो भी कीमो के उसके साथ आया होगा थोड़ा सा। पर आप अभी कुछ मत करिए, 1 महीना बाद डॉक्टर को फोन लगा के करिए। हाँ, उसके पहले कुछ मत करिए। 2 मंथ गैप हो गया तो चलेगा? अब चलेगा। ये परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? आप जाओगे तो भी डॉक्टर क्या बाकी कोई तकलीफ नहीं ना होगी फिर? नहीं, तकलीफ नहीं होगी। कोई केमो की वजह से तकलीफ नहीं ना होगी? नहीं, तकलीफ तो नहीं ऐसा होता है होगी। कभी कभी बढ़ जाता है। नहीं नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया है। हाँ, कितना, कौन सा साइकिल था आपका? अभी मेरा कितने कीमोस में थे? वीकली एक तीसरी था, फ्राइडे टू फ्राइडे। हाँ वीकली था। एक। हाँ तो 4 ही हो गए थे मेरे, 4th हो गए खाली। 4 ही हो गए, तो इसका मतलब हाँ 4, हाँ राइट। नहीं तो आप एक बार डॉक्टर को फोन करके बता लीजिए। आपको बहुत जल्दी कमी डोसेस में दे रहे हैं, तो इसके लिए ये महीना खत्म हो जाएगा। डॉक्टर को फोन करके आप जाके आगे की जैसे वो बताते हैं, वापस ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, वापस आपको कोविड पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है कोरोना के साथ प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट्स भी ना आज न्यूज़पेपर में एक डालते हैं, कल दूसरा WHO कुछ और बोलने लगता है। नहीं मैडम, थोड़ी सी सर्दी होती है ना, सर्दी होती है तो भी ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं सबको। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं, दिखा दिया ना पॉजिटिव, तो आपको सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, बहुत सुरक्षित रहना। और बाहर मत जाना, घर में ही। नहीं, मैं जाती नहीं है अभी मैडम। मैं 14 दिन क्वारंटाइन था, तभी मैंने देखा इतना माहौल खराब कर देते लोग भी इतना बोल देते हैं ना कि पूछो मत। इसलिए मैं तो बाहर ही नहीं पड़ती। और केमो चालू थे तब भी मैं बाहर नहीं जाती थी। केमो लेके घर पे आती थी, घर पे ही आराम करती थी और घर में सब करती थी। अच्छा, सबके लिए रूबी जी, one information for everybody that there is a scientific this paper and scientific information which is very valid that because हम पॉजिटिव हो गए इसका मतलब नहीं है हमको इम्यूनिटी आ गया है। They say there are no antibodies created within the body even after getting the COVID. कभी कभी हम लसीकरण लेते हैं ना, वैक्सीन्स, that is for developing and getting healthy antibodies. It is showing that we are not getting the antibodies in spite of being positive. So the big worry about the vaccines is millions and billions of people are going to take the vaccine, and supposing they don't make antibodies, then what? So this is the problem. So best precaution, cheapest and best is mask, distancing, and हाथ की सफाई. ये I mean हाथ की सफाई means हाथ साफ रखने. So that is. So you mean to say कि अगर किसी को एक बार कोविड हो गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको दोबारा नहीं होगा? हाँ, दोबारा होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और अभी तो कोई फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं निकला है। So yeah. Any other next? मैम हेमा गर्ग जी हैं। हाँ,
हेमा गर्ग जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। ओके, हेमा किधर है? हेमा जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। ये पूछ रही थी मैं, मुझे है ना 1 साल हो गया है मेरे ऑपरेशन को। हाँ। लेकिन है ना अभी भी दर्द होता है, और ER PR में भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन कीमो वगैरह कुछ नहीं दी थी। कुछ नहीं दिया। हाँ। मुझे डायबिटीज भी है और एलोपैथिक रिएक्शन भी करता है। ओके, तो तो आप गोली भी दी थी, एक भी टेबलेट्स वगैरह कुछ नहीं दी थी। हाँ, तो आपको पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया क्या? हाँ जी, पूरा निकाल दिया। 0 लेवल पे था। बंद हाँ। करें। हाँ। 0 लेवल पे था, लेकिन पूरा निकाल दिया। अच्छा, और फिर कीमो नहीं दिया? कीमो नहीं दिया। हाँ, तो आपको मतलब बोलते हैं 0 स्टेज था कैंसर का? हाँ हाँ, 0 स्टेज था। हाँ, पहले तो तो गांठ निकाली थी। 2 बार ऑपरेशन किया। पहले तो गांठ निकाली थी, फिर 15 दिन बाद पूरा ब्रेस्ट निकाला था। अच्छा, लेकिन उसके बाद और कोई परीक्षण किया था क्या? नहीं, वैसे मैं दिखाने के लिए जाती थी, लेकिन अब ये कोरोना हुआ, उसके बाद मैं दिखाने भी नहीं गई। हर अच्छा। 3 महीने में मेरा चेकअप होता था। ओके, और आपको बाकी कहीं तो अगर 0 स्टेज है और कहीं फैला नहीं है बीमारी? नहीं, और कहीं नहीं था। तो वेरी गुड, नहीं, तो आपको कीमो की जरूरत नहीं है। पहले हाँ, गांठ निकाली थी, उसमें तो आया था, लेकिन पूरा ब्रेस्ट निकाला तो ब्रेस्ट में बिल्कुल नहीं आया था। ओके ओके ओके, तो इसलिए कीमो नहीं दिया क्योंकि छोटा होगा और कीमो के लिए जरूरत नहीं रहा होगा। अभी आपको खाली दर्द का प्रॉब्लम है। हाँ, दर्द का है मैम। हाँ, कहाँ पे होता है? इधर होता है, पीठ में होता है या इधर? यही होता है बस, ये ये ऑपरेशन की वजह अच्छा, से। अच्छा, ओके, तो और ये आपके, हाँ, आपके टाका जो है ना, इधर सिलाई मारते हैं ना, हाँ तो जी। वो कड़क हो जाता है। वो कड़क हो जाता है, और आपको सर्दी में, बारिश के टाइम पे वात जैसा खींच खींच के कभी चुभन जैसा दर्द होने के चांसेस है। तो हाँ। इसके लिए अभी मैं व्यायाम दिखाऊंगी, वो अच्छा। व्यायाम कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सूंठ पाउडर खरीद लीजिए, नहीं तो अदरक खरीद लीजिएगा, अल्लाह जो बोलते हैं, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, एरंडेल या कुछ बोलते हैं, उसमें ऐसा मिक्स करके हल्का सा ऐसा 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 करके आप लगा लीजिएगा, तो आपको वो जगह साइल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और दर्द कमी होगी। जो अदरक या अल्लाह बोलते हैं और सूंठ पाउडर होता है, शॉर्ट पाउडर भी है मैम, अदरक भी है। हाँ, तो तो पेन बहुत कंट्रोल में आएगा आपको। तो उसको अरंडी के तेल में मिलाना है। हाँ हाँ, कैस्टर ऑयल, व्हाट इज कैस्टर ऑयल? एरंडेल या, हाँ, तो ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, और ठीक है। व्यायाम भी कर लीजिए उसके साथ। हाँ और हाँ। पुराने नाइटी या पुराने ड्रेस पहन लीजिएगा, रात को वो करके सुबह तक आप अपना नहाते टाइम सब साफ हो जाएगा। ठीक ओके, है। दैट इज दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। गोलियां वोलियां की जरूरत नहीं है, जिंदगी हाँ। भर इसी के साथ जीना है। अच्छा मैम। अगर अनबेरेबल होगा तब सोचेंगे कुछ गोली खाने की। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, Hema ji. Ma'am, there are few more questions, so let's यस, start the session first. After that, we can take the questions. okay, so you can see me fully, no, because I want to see everybody. Ma'am, little bit you move backwards, so it will be better. Okay, now I'm okay. Yes, ma'am. Okay, so आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हम जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें सब कुछ हो जाता है सही तरह, अच्छे तरह, पर हाथ में बहुत लोगों को सूजन होने लगता है।
ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के साथ हाथ में सूजन होता है, ब्रेस्ट में ही स्तन में भी हो सकता है और पीठ में भी हो सकता है। लेकिन जिनको भी कैंसर की सर्जरी हुई है और उनके कई ग्रंथियां निकाले जाते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत है। जैसे कि जिनका पिशवी या पेट के ऑपरेशंस हुए, उनको पैरों में सूजन आ सकता है। जिनको जो तंबाकू से, गुटखे से या लंग कैंसर या ओरल कैंसर होता है, उनको इधर इधर आने की संभावना है। पर आज हम सिर्फ अपने लिम्फ एडिमा, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लिम्फेडिमा क्या है? लिम्फेडिमा सिंपल, जब हाथ में सूजन हो जाता है, हाथ के कोई भी भाग में हो सकता है या पूरे हाथ में भी हो सकता है। अभी हमारा खाली इधर होता है, किसी का इधर से भी हो जाता है, इधर किसी का पूरा हाथ हो जाता है। ये सूजन क्यों होता है? ये सूजन इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रकार का ग्रंथि है, what we call as lymph nodes and lymphatic system। ये जो lymph nodes लसिका ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, जब ये कट जाते हैं या काट दिया गया है जानबूझ के, तब क्या होता है, नलियां भी कट जाती है। तो जो हम ब्रेस्ट कैंसर के लोग हैं, हमारा किधर है? ब्रेस्ट कैंसर के लोगों को इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। जिधर जिनको पूरा ब्रेस्ट निकाला, सब कुछ कट जाता है। जिनका थोड़ा निकाला तो उनको ये भाग से निकाल देंगे, पर इधर का रह देने देंगे, इधर के रहने देंगे। तो ये जितना हमारा ऑपरेशन हुआ, पूरा ब्रेस्ट निकाला या लंपेक्टमी किया, उस पे आधारित है। तो और ये सब इधर से नलियां है, ये नलियां भी इसके साथ ही कट जाता है। जब नलियां भी कट जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो ये लसिका ग्रंथि का काम है, स्राव बहाता है, एक स्राव जिसको लसिका या लिम्फ बोलते हैं, वो नल जब टूट जाता है तो पानी एक जगह अटक जाता है ना, तो हमारे हाथ के कंधे पे कोई जगह पे ये अटक जाता है। बापरे, पर हाउ? बिकॉज सबसे पहले सब लोगों को याद रखना चाहिए, जब भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, सिर्फ हमारे ब्रेस्ट को देखते नहीं, हमारे जो काके मदे, ये काके के बगल के साइड में नोड्स हैं, गले के पास जो नोड्स हैं, इन सब की भी तपासनी करी जाती है, क्योंकि कैंसर की पेशियां ये ही जगह से फैलता है। अभी सोचो किसी को बोले मैडम मेरे बोन्स में आ गए या मेरे लिवर में आ गए, कहीं से तो जा रहा है ना, वो हमारे ये लिम्फ नोड्स और जो उसके साथ नलियां पूरा शरीर में घूम रहा है, उस में से फैलता है। तो डॉक्टर जब आपका स्कैनिंग, मैमोग्राफी जो भी करते हैं, देखते हैं, यदि उनको लगता है कि इनके लिए निकालना ठीक है, कई कई ग्रंथियों में फैल चुका है और गांठ बन जाएगा। गांठ कैंसर होने के बाद बोलते हैं, ग्रंथि जो शरीर का एक भाग होता है उसे बोलते हैं। तो ग्रंथि गांठ बनने के पहले या बन गया छोटा सा, तब हम उसे निकाल डालते हैं। नेचुरली जो भी निकाल देते हैं, उधर हमारा खून का सप्लाई के साथ साथ हमारा जो ये स्त्राव, लिम्फ स्त्राव है, वो अटक जाता है। अभी सब जानते हैं लाल खून है, नीला खून है, एक खून शरीर में हमको
पौष्टिक आहार, ऑक्सीजन सब कुछ देता है, और जो हम शरीर में उसे वापरते हैं हमारे नसों में से वापस हार्ट में ही भेज देते हैं कि उधर वो शुद्ध हो जाएगा, शरीर में से जो कचरा है निकल जाएगा। पर हमारे खून की संस्था के साथ साथ ये लसिका संस्था भी एक चलता है। लसिका संस्था का काम है कि हर रोज हमारे शरीर में जो भी कचरा जमा हो रहा है, जो पुराने पेशियां मर के नए बढ़ रहे हैं, जो हम खाते पीते उसमें जो प्रदूषण पदार्थ हैं, उसे सब निकालने का काम करता है। खून में भी जो खराबियां होता है वो भी लीक होके हमारे ये लसिका ग्रंथियों में कैप्चर हो जाता है। और जैसे कचरा चौकी बोलते हैं ना कॉर्पोरेशन का, जो सब जगह कचरा जाके जमा होता है, हमारे ये अपने लिम्फ नोड्स में आके पहुंच जाता है। उधर उसकी मरम्मत होती है, सफाई होती है, उसे छोटे छोटे भाग करके वापस हमारे हार्ट में भेज देते हैं, जहां खून के साथ मिलके साफ होने लगता है। लेकिन डॉक्टर हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें आगे कैंसर फैलने से बचाने के लिए काट डालता है। लेकिन अगर घर में वॉश बेसिन टूट गया और आप लोग इधर से पानी ऐसे 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 मार के पानी भेजने की कोशिश करोगे, पानी नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे? नीचे जाके ढूंढोगे कि कहीं कचरा अटका हुआ है। क्लीनिंग करते हैं ना वॉश बेसिन के और सिंक के सब, और कभी कभी कचरा तो आगे कहीं मिलता है। तो याद रखना चाहिए कि ये जो लिम्फ स्राव है, जितना हमारे हाथों में बैठ जाता है, सूखते सूख के कड़क घट्ट छोटे 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 पेलेट्स जैसे बन जाते हैं। पेलेट्स को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे चने की दाल, राजमा के साइज जैसे, या फैल के बड़े बड़े छप्पे और पट्टे बन जाते हैं फैट्स के, प्रोटीन्स के, कचरा के। तब क्या होता है, बाकी नलियां को भी ये बंद करने लगता है। जब बाकी नलियां भी बंद हो जाता है तो ये स्राव सही तरह बहता नहीं और एक जगह में जाके बैठता है, जो हम सूजन बोलते हैं। साधारण लोग से सभी लोगों को जब ये सूजन होता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में सिर्फ ब्रेस्ट निकालने के बाद ये टाके के जगह में खींच लगता है, या इधर मूंगियां आती है, कभी कभी भारी लगता है, ऐसे ऐसे करने की मन करता है, हम ऐसे सोचते हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्राव जाके छुप जाता है। और जब ब्लाउज के स्लीव टाइट होने लगता है, एक बाजू ब्लाउज ठीक लगता है, साड़ी के ब्लाउज में ये बहुत आराम से पता चलता है, तो हमको महसूस होता है अरे बाप रे सूजन। कई कई लोगों को अगर कोई नसों में प्रेशर डालता है तो दर्द होता है। कई कई लोगों को छोटे छोटे जख्म होने से वो जगह फूल जाता है और वो लोग तब डॉक्टर के पास आते हैं। जब आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जरूरी से ज्यादा सूजन के बाद आ जाते हैं। तो हमें एक चीज इसके लिए याद रखना चाहिए कि ये स्राव तो शरीर का हिस्सा है, ये पानी या स्राव तो शरीर में बहता रहेगा, इसलिए हर रोज जमा रहता रहेगा, हर रोज आपको साफ करना पड़ेगा। जो लोग बारिश में आप देखोगे ना, कभी कभी हमें वरांडा और ये सब साफ करना पड़ता है हर रोज, क्योंकि वो पानी उधर रुक गया तो भरता जाएगा, तो हमें भी साफ करना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए लिम्फेडिमा का खाली मैनेजमेंट होता है। ओके, इसे हम कैसे संभाल के रख सकते हैं कि आगे बढ़ने ना दे, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार आ गया तो इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, खाली मैनेजमेंट है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले इसके लक्षण अलग अलग होता है। सूजन एक लक्षण है, पर किनको मूंगियां आती हो, एक हाथ दूसरे हाथ से गर्म हो, या एक हाथ का हिस्सा बाकी हाथ के एरिया से ज्यादा गर्म हो,
कभी कभी दर्द, कभी कभी कड़क कड़क दिखना हाथ, वो सब लक्षण है। और याद रखिए ये जगह कभी भारी भारी भी महसूस होता है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बीच बीच में हाथ खाली करिएगा। पानी तो हमेशा, स्राव तो नीचे के बाजू बहता है और हमारे हाथ ज्यादा से ज्यादा नीचे रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हर 1-1.5 घंटा हाथ को थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, हाथ को पंपिंग कर लीजिएगा, ऐसा हिलाइए। टीवी टेबल पे बैठे या चेयर पे बैठे तो भी थोड़ा हाइट पे रखिए, हमारे हार्ट के लेवल पे हाथ होगा तो स्राव थोड़ा भी तो बहने लगेगा। ये आपको लिम्फेडिमा का एक लक्षण है। इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें जरूर प्राणायाम और व्यायाम दोनों करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारी ये जो ग्रंथियां है, हमारा ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो खुद नहीं चलता है, वो खाली हमारे फेफड़ों के एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से, हमारे हाथ पाए चलने से, हमारे मसल मूवमेंट के साथ, मांस जो मूवमेंट करते हैं ना, हम चलते हैं, हम भागते हैं, उसके साथ, वो वाइब्रेशंस के साथ ये स्राव बहता है। तो ऑपरेशन के बाद लेडीज डर जाते हैं और हम लोग हाथ हिलाते नहीं, उठाते नहीं। मैं तो हमेशा जब पेशेंट के पास जाती हूँ ना, पहले हाथ देती हूँ, जो भी साइड, अगर उनका राइट में हुआ तो बोलती हूँ राइट के साथ ही शेक हैंड दो, लेफ्ट में हुआ तो बोलती हूँ लेफ्ट के साथ दो, और प्यार से ऐसा ऐसा हिलाने की कोशिश करती हूँ कि उनको महसूस हो कि हाँ मैं ये हाथ हिला सकती हूँ। धीरे धीरे करते हैं और 1 हफ्ता बाद इधर भी शेक हैंड होता है और 15 दिन बाद इधर भी शेक हैंड करते हैं, या ओके बाय ऐसे करके भी हम लोग सिखाने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम और प्राणायाम। उसके साथ साथ हमें ढीले कपड़े पहनना जरूरी है। हमारे साड़ी के ब्लाउजेस भी इतने बड़े हैं, अगर बहुत टाइट पहन लिया तो आपको देखो ये जगह पे सूजन आ जाएगा। जितने कपड़े टाइट उतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एक बाजू इधर का स्राव अटक जाता है, दूसरा बाजू उधर सूजन हो जाता है। तो टाइट कपड़े ना पहने। तीसरी चीज, जब डॉक्टर के पास गए, वो हाथ में ना इंजेक्शन लेना, ना ब्लड टेस्ट के लिए उसे देना, ना उसके साथ बीपी लेना। आजकल लोग बीपी के बारे में बोलते हैं नो मैडम करके, पर अगर हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी है कि वो हो सकता है, तो हमें वो चांस लेने से दूसरा हाथ दे दीजिएगा, सब कुछ दूसरे हाथ से काम कर लीजिएगा। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, कृपया याद रखिएगा वो हाथ जिधर ऑपरेशन हुआ एक प्लास्टर लगा लीजिएगा, क्योंकि नो इंटरवेंशन करके, अभी मैं हार्ट की पेशेंट हूँ ब्रेस्ट के बाद, तो क्या होता है कि अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और मुझे छाती का दर्द है, मैं मेरे राइट हैंड में एक वो लगा लेती हूँ नो इंटरवेंशन करके। तो कारण क्या कि इस हाथ में आपने कीमो चढ़ाया या दवाइयां चढ़ाया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है, लीकेज होके वो जल जाएगा हाथ, नहीं तो सूजन बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये प्रिवेंशन। अंगूठी पहनना मना है, फिर चूड़ियां कांच का पहनना मना है। बड़े साइज की चूड़ियां आप प्लास्टिक या सोना चांदी जो भी आप चाहते हैं आप उसमें पहन लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए प्रिवेंशन गाइडलाइंस है जो हमारे कंट्रोल में है, आप ये कर सकते हो। लेकिन जो आपके अनुवंशिक प्रॉब्लम्स है, किसी किसी शरीर की प्रकृति ऐसी होती है, उनको चांसेस आना अंदर से भी होता है। जैसा कैंसर कैसे आता है, उसी तरह किसी किसी के हाथ में सब कुछ करने के बाद भी कभी लिम्फेडिमा हो जाता है। ये हमें याद रखना चाहिए और
हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, कृपया एक चीज करिएगा आप सब लोग, जो ब्रेस्ट के पेशेंट्स हो or any other patients, please tell your doctors to examine you. एग्जामिन करना बहुत जरूरी है। आजकल के डॉक्टर स्टेथोस्कोप रख के या ताके की जगह या ये कम देखते हैं, क्योंकि सबको भागना पड़ता है एक 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 करके अंदर बाहर। आप बोलिए प्लीज सी दिस, प्लीज सी दिस, तभी आपको सही तरह समझ आएगा। अगर आपको सूजन या जलन या लाल हो गया हाथ, तो आप पटकन एक काम कर सकते हो, कोई भी दुकान में ब्रूफेन, नहीं तो कॉम्बीफ्लैम, नहीं तो कोई और एंजोफ्लैम, ऐसी दवाइयां जो पेन इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स आती हैं, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, पर वो आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है। वो आप खरीद लो, खाओ, और जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास जाके आप दिखाइए और वो मार्गदर्शन कराएंगे। अब इसके लिए स्टेजेस भी रहते हैं। 0 स्टेज, जब आपको कुछ महसूस नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज थोड़ा सूजन महसूस होगा और आप हाथ को ऐसे ठोच के देखेंगे, गड्ढे पड़ेंगे, और गड्ढे जब वापस आ जाता है तो इसका मतलब स्टेज 1 आप ठीक हो सकते हो। आपने यदि गड्ढा कर करके देखा, कर करके, जैसे मेरे हाथ में वापस नहीं आ रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब स्टेज 2 हो गया। स्टेज 3 में तो हाथ बोलने की जरूरत नहीं, उल्टा सीधा बढ़ जाता है। तो हमें ये स्टेज 1 या 0 पे ही कंट्रोल करना बहुत अच्छा है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए जो ट्रीटमेंट जो है, अंदरी दवाइयों से ज्यादा बाहर चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उसके बाद ये एंटीबायोटिक की गोलियां और पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, खाली जब सूजन शुरू होता है तब खाने का है। उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट व्यायाम सिखाएंगी, इसके लिए लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट करके आते हैं, उनके पास जाना चाहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगी। इसके लिए बैंडेजेस आते हैं, जिनका हाथ, बैंडेज किसको देते हैं? बैंडेज उन लोगों को देते हैं जिनका हाथ अनइवन है, इधर ज्यादा सूजन है, इधर कम है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर वापस है, तो वो सोचते हैं ये बैंडेज के साथ ज्यादा ठीक रहेगा। ये बैंडेज कहीं से भी आप खरीद नहीं सकते। आपको ये बैंडेज खाली टाटा में, नहीं तो बड़े हॉस्पिटल्स में, नहीं तो ये ऑक्यूपेशनल या लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के पास मिलेगी। 5 पट्टियां रहता है उसका, वो कितना खींच होना चाहिए, प्रेशर बैंडेज जैसा नहीं होता है, कितना खींचना चाहिए, कितना नहीं, इतना लंबा भी नहीं और इतना भी नहीं, वो मध्यम टाइप का आता है। वो 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, वो बांधने का तरीका रहता है, तो वो आपको वो सिखाएंगे। वो बैंडेज जिनका हाथ बिल्कुल उलट सुलट सूज गया, जिनका मेरे जैसे सूजा हुआ है, हमारे लिए आराम से स्लीव करके आता है, कंप्रेशन स्लीव। आप अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में मत लीजिए, कोई भी दुकान से मत लीजिए, क्योंकि 2500 के ऊपर आता है। लोग दुकान में से खाली करने के लिए आपको कुछ भी बेच डालेंगे। आपकी जो लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट है, आपका हाथ इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से मापेगी, पट्टी डाल के मापने के बाद निर्णय करेगी कौन सा स्लीव आपके लिए ठीक रहेगा। गलती स्लीव डाला तो बुरा असर होता है।
सर्कुलेशन बंद हो जाता है, कभी कभी लोगों की उंगलियां नीली भी पड़ जाती हैं ऑक्सीजन बगैर, खून के सर्कुलेशन बगैर। सो प्लीज गो टू वन लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट, उसके बगैर मत लीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट हो, उनके पास करके एक मशीन है। ये मशीन भी अच्छा काम करता है सिर्फ स्टेज 1 में। स्टेज 1 में क्या होता है कि सूजन कम करने के लिए लिम्फाप्रेस मशीन है, हाथ में ऐसा एक बड़ा स्लीव डालते हैं, मशीन चालू करते हैं, तो वो आपका ऐसा 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 मसाज करता है, जैसा दूध गाय का कैसे निकालते हैं वैसा रिवर्स में वो मसाज करता है और आपके हार्ट के साइड तक आपका लिम्फ को बहने के लिए देता है। ये है। आप और कंट्रोल क्या कर सकते हैं, हाथ के नाखून जो है ना, उसे काटने की टाइम ज्यादा मत काटिए, लिमिट से काटिएगा। ज्यादा कट गई तो सूजन हो जाएगी, अगर ये जगह में जलन होने लगा तो। हाथ में मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है और हल्का सा ऐसा ऐसा करना जरूरी है, इधर से ऐसा 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 करना हल्का सा। बाई के पास दाई के पास कोई भी जो जिम वाली और ब्यूटी पार्लर वाले से इसका मसाज नहीं होता है। मसाज बहुत अच्छा रहता है। मसाज आपको सिर्फ सीखना है लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के साथ। वो आपको एक 15-20 दिन करेगी, पैसा वसूल होगा उसका, पर आपको सब कुछ सही तरह से सिखाएगी। उसके बाद आप या आपके साथ जो जाते हैं वो सीख के आपको मसाज कर सकती है। इस मसाज में याद रखने की बात क्या है कि आप ऐसे 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 या टाइट टाइट करके नहीं करना चाहिए और कभी भी इधर से शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा स्राव हमारा इधर से हार्ट के पास बहता है। तो जब कोई महान पुरुष आता है तो रोड खाली करते हैं ना सब, आगे जगह मंत्री गिंत्री आते हैं कि रोड खाली करो खाली करो। क्यों? क्योंकि पीछे से बड़े गाड़ियां आने वाली है। इसी तरह हम पहले इधर खाली करते हैं बहुत हल्के तरह से। ये मुझे एक सब आपको दिखाना है, ये उसके लिए स्पेशल सेशन चाहिए। करने के बाद ही मसाज इधर से और पूरे शरीर में होगा। आपकी जो उंगली है वो सबसे लास्ट आएगा। तो कृपया ऐसा 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 करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप खाली स्राव को इधर उधर हटा के इसी जगह में घुमा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए व्यायाम दिखाऊंगी। देखने के लिए तैयार हैं सब लोग? घोषिया जी बोलो यस। ओके गुड। मैं दिख रही हूं ना? हाँ जी मैम। हमेशा याद रखिए कि स्राव हमारे हार्ट के साइड में जा रहा है, तो इधर का भाग सबसे पहले व्यायाम में भी हम खाली करेंगे। ये एक्सरसाइजेस के साथ स्राव इधर बहेगा। सबसे पहले वाला हर योग क्लास में इसे सूक्ष्म योग के रूप में सिखाते हैं। सीधा बैठे या खड़े होके टर्न योर नेक टू द राइट, turn your neck to the left. You can also do like this, like we do in namaz. Like this, like this. And slow. इतना तेज मत करना कि गला निकल के उड़ जाएगा कहीं पे। आराम से। लिम्फेडिमा में सारे व्यायाम आराम से किया जाता है। अगर साइड टू साइड हो गया, आगे पीछे, बैक, और ये खींचिएगा गिरगिट जैसा, एंड फ्रंट,
बैक, जितना जाए, शोल्डर स्ट्रेट, डाउन। ये करने के बाद हेड रोटेशन। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी धीरे धीरे कर सकते हैं, जो खड़े हैं आंख बंद कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को चक्कर आने के चांसेस है। ओके, दोज आर हेड रोटेशंस। ये हो गया। अभी कंधों के पास आते हैं। हम कंधों को, मेरे पास एक पेशेंट आई, मैडम मुझे पता है। मैंने कहा क्या पता? मैं ऐसा ऐसा करने का, मैंने कहा सब टूट के गिर जाएगा हड्डियां। आराम से अप, आराम से डाउन, आराम से अप, आराम से डाउन। बहुत लाइट है, आप 6 बार 10 बार कर सकते हो। ये हो गया तो आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये हो गया। फिर पूरा सर्कल करेंगे। 1 2, पूरा आपका जो अंदर है ना बॉल एंड सॉकेट, आराम से घूमेगा। हो गया। फिर ऐसा ऐसा ऐसा, हो गया ना? इतना इजी था ना ये। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हाथ ऊपर रखेंगे। याद रखिए, कान के पीछे जाएगा। जिनको अभी ऑपरेशन हुआ है वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग 6 महीने के बाद इतना ऊंचा नहीं, तो इतना भी चलेगा आपके लिए। सीधा कान के पीछे उठा के ऐसा। जब ये करते हैं तो इधर से आपका स्त्राव, ये जगह सब लाइट हो जाएगा। ये करके फिर ये पूरा लाइट हो जाएगा। ये 3 पोजीशन हो गया। क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग किया, अभी हम क्या कर सकते हैं? जब बहुत हाथ खींच के स्ट्रेच करते हैं ना, तब आप ये कर दीजिएगा। ऐसा 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 एंड दिस। ओके, आफ्टर यू डू दिस रिलैक्स हो जाता है। फिर ये कर दीजिएगा। ये मैंने पिछले बार नहीं सिखाया था लोगों को। ऐसा, ये बहुत अच्छा है। सीधा होना चाहिए। प्रेस और बॉल का एक्शन भी करो। जो स्माइली बॉल दबाते हैं ना, तो डबल हो जाता है, आपको खींच दिखेगा। देन दिस वे। ओके, ये करने के बाद हमने इतना इधर का अंग के लिए अभी देख लिया। अभी हम सारा मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी हम जाएंगे दीवार के पास। दीवार के पास जो जाके करूंगी, आप देख लो कैसा। सबसे सिंपल वाला आप क्या करो, ये पता है ना सबको, सिखाया गया ना? जितना ऊंचा जाएगा उतना अच्छा है। साथ में पैर भी उठाएंगे तो आपके पीछे का काफ मसल्स को भी मिलेगा। फिर वापस हड़ू हड़ू धीरे 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 नीचे। ये एटलीस्ट 6 बार कंपलसरी करो। जिधर भी तान लगता है उधर से शरीर का स्त्राव बहने लगता है। उसके बाद हम दीवार से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ ऐसा रखेंगे सीधा अपने दीवार से 1-1.5 फुट आगे। ये रखा है सीधा, और अपना चिन्ह
मराठी में क्या बोलते हैं, अनुभूति या कुछ बोलते हैं। ये चिन को इधर लाइए, और धीरे से पीछे आ जाइए। जिनको ब्रेथ कंट्रोल है वो ब्रेथ कंट्रोल रख लीजिएगा। अभी ये जो है इसी को हम W जैसा बना देते हैं। W जैसा जब बना देते हैं तो क्या होता है कि हमारे अलग मसल्स को मिलता है। हाथों में बहुत मसल्स हैं, अलग मसल को मिलता है। राइट? ये इसके बाद मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज, जिनको इधर बहुत दर्द होता है, जिनको इधर बड़े बड़े नस दिखते हैं या डोरी जैसा टाइट लगता है, ये शोल्डर लेवल पे हाथ रखेंगे, साइड में देखेंगे, हाथ ऐसा जाएगा। इसी को आप घड़ी जैसा करिएगा। घड़ी में आप करोगे तो ये आपका 12 o'clock स्ट्रेट, 12 o'clock उल्टा, 3 o'clock थोड़ा पीछे जाएगा हाथ। जब पीछे जाएगा इधर तान लगेगा, बहुत लगेगा। 3 o'clock, 6 o'clock डाउन, तो आपको आगे इस पट्टे में लगेगा। 6 o'clock and 9 o'clock, क्योंकि हमारे सभी जो मसल्स हैं, ट्राइसेप, बाइसेप, आप जो 3 पैक 6 पैक आप वाले लड़के ऐसे ऐसे करते हैं, देखा है ना, तो वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या करो, ये करने के बाद काफी स्ट्रेचेस हो गए, एक बार हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन तो सबको पता है, 1 2 3। देखो ना, बहुत लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हैंड शुड बी क्लोज, इट शुड बी वेरी क्लोज टू योर body, and just like a cricketer will throw a ball straight onto the stump, it should be like that. Do both hands, always bilateral, because we don't want one hand to be this thing. And what I want to tell you, that is there. Then another exercise which we call chakki pisna. हाथ ऐसे रख के, ये जितना आगे हाथ जाएगा उतना चक्की पीस लीजिएगा। राइट? चक्की पीसिंग इज ऑल्सो ओवर। चक्की पीसने के बाद एक कुर्सी को पकड़ लीजिएगा या टेबल को, और ऐसे बकेट में कुछ घुमा रहे हो ना कपड़े, ऐसे ये आप घुमा लीजिए। इतना हो गया तो छोटे छोटे सूक्ष्म एक्सरसाइज जो हाथ के लिए है। हाथ कैसे इधर दिखाऊं, ऐसा, ये एक रख के इसमें दबाइए टाइट, ये उसी तरह फोल्ड करके दबाइए जितना होगा। उसके बाद ये हाथ से करिएगा वही चीज, टाइट। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, दोनों हाथ हम सोचते हैं ना, नमस्कार करते हैं तो नमस्कार कर सकते हैं, दबाते जाइए टाइट। अभी उंगलियां अलग करने की कोशिश करिए, होता है क्या? अलग कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ऐसा ढीला रखो तो सब कुछ हो सकता है, ढीला रखो तो सब कुछ हो सकता है, टाइट रखो तो खोल नहीं सकते।
तो एक प्रेशर ये प्रेशर बैलेंस करने के लिए है। फिर ऐसे रख लीजिए हाथ, ये फिर ये, राइट। फिर ऐसे ऐसे, कुछ भी हैंड मूवमेंट्स, बंदर भी बन के चिढ़ाओ किसी को, हो जाएगा ये। एंड लास्ट, स्टैंड अप लाइक दिस, और हनुमान जी जैसा ये लगा के ऐसा करिए। आज मैंने ऐसा पहना है, दिखेगा नहीं, जब मैं ऐसे करूंगी पीठ ये हो जाएगा। जिनको पोस्ट मास्टेक्टमी पेन इधर होता है उनके लिए ये ठीक है। किसी किसी थेरेपिस्ट को ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये नमस्कार, ये मेरे को कभी होता नहीं है, मैंने ट्राई किया है। ये वाला पीछे का नमस्ते सिखाया जाता है, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है 6 महीना 1 साल के बाद अपना गोमुखासन, इतना आप करोगे तो ठीक है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, वो प्राणायाम। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले 10-20 बार जब श्वास अंदर लेंगे गिन लीजिए। अपना अपना कैपेसिटी रहता है, कोई 8 तक जाते हैं, कोई 10 तक, लेकिन छोड़ते टाइम ज्यादा लेना चाहिए। और उसको फोर्सफुली भी करेंगे तो आप बोलोगे कैसा होगा। क्योंकि ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पूरा जगह खुल जाता है। और बाद में अपने आप को शाबाशी दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 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 शाबाशी दीजिए। सो यू हैव ड्रेन्ड योरसेल्फ। सो दिस इज व्हाट आर द एक्सरसाइजेस फॉर लिम्फेडिमा। आप इसे दिन में 2 बार करिए। प्राणायाम आप 3 बार कर सकते हो, 3 बार। मैं लेडीज को बोलना चाहती हूँ, जो लोग अभी तो हम लोग सब अपना काम कर रहे, जिसके कारण मेरा राइट हैंड थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पर जरूरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे जरूरी से ज्यादा हो गई थी, घर के काम से नहीं, मेरे कुत्ते ने मेरे को सीढ़ियां से खींचा। वो बुढ़ी हो गई, वो उसको सीढ़ी नहीं दिखती, तो मैं चेन के साथ ला रही थी, ऐसा खींचा, कुछ हो गया मेरा ये जगह को। अभी बोल के फायदा नहीं, उसे अभी मैं रोज मैनेज कर रही हूँ। तो स्ट्रेन मत करिए, बट हेल्दी एक्सरसाइज। आटा मिलाना बहुत अच्छा काम है। आप जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट, वो लोग आपको क्ले दे के दबाने को बोलेंगे, उसके बदले खुद का आटा मिलाओ। और ऐसे हिंदी पिक्चर जैसा नहीं कि सास बहू 50-50 चपातियां बनाने को बोलती हैं। You can make 8 to 10 chapatis. That is the right amount. Things to avoid. आप गाजर और ककड़ी सब वो ऐसे खींचनी करते हैं ना, इधर स्ट्रेन बहुत पड़ता है। उसको मिक्सी में करिए, नहीं तो दूसरे हाथ में। एक चीज हम सिखाना चाहते हैं, जब चपाती फुलाते हैं, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। चपाती फुलाते हैं हम, इतना हमें जरूरत है वो फुलका पूरा फूलना चाहिए, कभी उसमें होल लग जाता है, और जरूर इधर लगता है, तो आपको पानी का बबल हो जाएगा उधर। तो वो अवॉइड करिए। लकड़ी के स्पून्स यूज करिएगा, या लंबे चम्मच यूज करिए, या कॉटन ग्लव्स आप डाल दो। ये आपके लिए सब बहुत ही जरूरी एडवाइस है, क्योंकि एज लेडीज हम लोग ये करते हैं। जो गार्डन या टेरेस में अपना अपना छोटा मोटा पौधे प्लांट्स उगाते हैं, ग्लव्स डाल लीजिए। डायरेक्ट मिट्टी में नखून के साथ लिम्फेडिमा के लिए इंजरीज हो जाता है। और दूसरी चीज, बर्तन करते टाइम भी आजकल हम ज्यादा अपने आप कर रहे हैं ना, तो आप एक ग्लव्स भी डाल लो, आपके लिए ठीक रहेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो
मैं अभी इस टाइम से सीख रही हूँ। मेरे को लिम्फेडिमा होके 10 साल हो गया। मैं अभी सीख रही हूँ कि लेफ्ट हैंड या ऑपोजिट हैंड यूज करना सीखना जरूरी है। कुदरत ने हमें दोनों हाथ यूज करने के लिए दिया है। See, if I pull that dog with the left chain, if I open that tall cupboard with my left hand, no, हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है, जो हाथ पैदाइश है उसमें आदत है, उसमें लगता है। बट जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है, आप लोग दोनों हाथ यूज करने की कोशिश करिए। एक दिन दूसरा हाथ में भी ताकत आ जाएगा। Are you happy? Is it okay? Gosia ji, is that enough? जी मैम। Was it audible? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Now any questions they want? Yes ma'am, there are few questions. मैम रुक्मणी जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, पूछिएगा। रुक्मणी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। मुझे ये पूछना था, मेरा भी राइट हैंड का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे ये पूछना था कि हाइपर पीक क्या होता है मैडम? हाइपर पीक। हाइपर पी? हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि 6 महीने के बाद फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है ना मैडम। तो मैं मार्च में गई थी, तो डॉक्टर ने मतलब ड्रॉ करके दिखाया कि राइट साइड में डॉट 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 ऐसा कुछ करके दिखाया, और बोला कि ऐसा 6 महीने के बाद मेमोग्राफी के लिए आ जाना। अच्छा, किधर किधर? हाँ, तो मुझे पूछना है ये हाइपर पीक क्या होता है? ब्रेस्ट में ही ना, मैमोग्राफी तो ब्रेस्ट का और इधर का करते हैं। ओके ओके। क्या होता है ना, ये मैमोग्राफी होता है ना, वो अपना एक्सरे मशीन जैसा है, पर ज्यादा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पिकअप करता है। तो हाइपर पी मैंने हाइपरप्लासिया करके होता है, उधर छोटे 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 कैल्शियम के वो दिखते हैं। अभी वो छोटे छोटे कैल्शियम के जो डॉट्स दिखते हैं ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, उसका नक्शा एक होता है। अगर इधर उधर भटकता जाए और बड़ा होता जाए तो कभी कभी वो कैंसर हो सकता है। नहीं तो आपके शरीर में थोड़ा कैल्सिफिकेशन हो रहा है, उतना ही अर्थ है। अभी उसमें कोई कैंसर या कोई रोग कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट स्मॉल कैल्सिफिकेशंस, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस। तो उसके लिए मुझे अभी 6 महीने के बाद वापस जाना है ना मैडम, तो फिलहाल मैं अभी क्या कर सकती हूँ तब तक? तो हाथ तो मेरा नॉर्मल है मैडम, ये देखो मस्त है। नहीं, वो आप कुछ नहीं कर सकते, शरीर के अंदर है। मेरा देखोगे ना, इतना बड़ा बिल्कुल गंगा नदी का सफेद पेबल जैसा दिखता है एक इधर। वो तो उम्र के साथ मेरा कैल्शियम का डिपॉजिट ज्यादा हो गया। हमारे ब्रेस्ट के अंगों में फैट, चर्बी सब रहता है, उसमें कैल्शियम होता है। वो जो कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, वो कैल्सिफिकेशन का नक्शा रहता है। अभी हमने इंडिया में ने ऐसा नक्शा रहता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो तो ऐसा कुछ रहेगा। तो जब ऐसा नक्शा होगा, मैं उसको कैंसर नहीं बोल सकती या उसको इंडिया नहीं बोल सकती। उसी तरह अभी आपका जो कैल्शियम उधर कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, वो कुछ सिग्नल नहीं दे रहा है कुछ बीमारी है या नहीं है। तो कुछ नहीं है तो खाली फॉलो अप करेंगे, और फॉलो अप करने के बाद हर 6 महीने में हमको पता चलेगा। अगर वैसा की वैसा है, नो टेंशन। 6 महीने के बाद 1 साल बाद भी जा सकते हैं। 1 साल बाद भी वैसा ही निकला तो नो टेंशन। इट्स अ नॉर्मल योर बॉडीज कैल्सिफिकेशन, डोंट वरी। फिलहाल एक भी गोली मुझे चालू नहीं है। लोगों को 5-5 साल होती है ना, मुझे एक भी गोली फिलहाल चालू नहीं। हमारी भी एक भी गोली चालू नहीं है, क्योंकि आपका जो कैंसर होगा वो ट्रिपल नेगेटिव होगा। ERB नहीं है, PRB नहीं है, और HER2 पॉजिटिव भी नहीं है। हमारे लिए कोई दवाई नहीं है। बस हम जो कर लिया आज तक ठीक है, हम तब ठीक है, उतना ही। ओके, चलेगा, ठीक है। थैंक यू मैडम। नो वरी, नो वरी। थैंक यू मैडम। थैंक यू रुक्मणी जी। थैंक यू मैडम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पना जी की तरफ से। अल्पना
किधर ढूंढूं आपको मैं? हाँ, अल्पना जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। अल्पना दास जी। इतने सारे लोग हैं, मेरे में खाली एक है। किधर है अल्पना? फोकस में आई क्या? मैम उनका कैमरा ऑफ है। अल्पना जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम अल्पना मुझे ना हाँ, देखा, मैंने देखा आपको। बोलिए। अच्छा। हाँ मैम मुझे ना 2003 में ना लेफ्ट ब्रेस्ट में थोड़ा सा ट्यूमर हुआ था। हाँ बाद में ऑपरेशन किया, ठीक हो गया। हाँ और फिर 2015 में फिर रात में हो गया। दूसरे अभी ब्रेस्ट। दूसरे ब्रेस्ट में रात में हुई 2015 में हुआ। अभी हाँ मैं केमो दिया, थेरेपी दिया, अभी ठीक हूँ मैं। हाँ कभी मुझे डर लगता है कि फिर भी हो जाने का चांस है क्या? क्या वापस आने का चांस है क्या, वो पूछ रहे आप? हाँ हाँ हाँ। देखो, आपको ऑलरेडी दोनों ब्रेस्ट में आ गया, तो आपका दोनों ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया ना? नहीं मैम, हाँ जो पहले हुआ था ना, छोटा सा ट्यूमर था, वो ऑपरेशन किया तो ठीक हो गया। ओके। बाद में 12 साल पे बाद और फिर रात में हुआ, तो निकल दिया। ओके, रात में हुआ। उसी ब्रेस्ट में हुआ कि दूसरे में हुआ? दूसरे में हुआ। अच्छा, ओके, उसको निकाला कि उसमें छोटा निकाला? पहले जो हुआ था, पहले जब लेफ्ट में हुआ था, वो छोटा सा ट्यूमर था। अच्छा, हाँ, वो निकाला तो ऑपरेशन किया, निकल ठीक हो गया। हाँ, बाद में 12 साल बाद फिर राइट में हुआ। ओके। और फिर एकदम पूरा निकल दिया। अच्छा, गोलियां खा रही है क्या? नहीं मैम, गोलियां नहीं दिया सामने। गोलियां नहीं दिया है। ओके, तो ओके, आपको रिकरेंस हुआ है। रिकरेंस के बारे में एक चीज है कि कभी होने के चांसेस रहता है और कभी नहीं होने के चांसेस भी रहता है। ये आपकी दवाइयों के ऊपर निर्णय भी होगा। अभी तक आपने जो ठीक किया, कुछ नहीं हुआ, तो नो टेंशन, डो नॉट वरी अबाउट इट। एंड आप अपना डेली लाइफ आराम से हेल्दी से आप जिए। खाली डॉक्टर के पास हर 3 महीना आपको चेकअप के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और जाना पड़ेगा। फिर 6 महीने बाद आप जा सकते हैं डॉक्टर के बाद। और आपके लिए अगर कुछ उनको सस्पिशन भी है, ओरल गोलियां भी है, कीमोथेरेपी से सिवाय ओरल गोलियां हैं, आप ओरल गोलियां भी, हाँ, जो मुंह से गोलियां खाते हैं ना, वैसे टाइप का कीमो है, तो वो आपको वो देंगे। जरूरी पड़े, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आपके जो अंडकोश है उसको भी वो लोग क्या कर देंगे, उसको एब्लेट बोलते हैं, उसको निकाल देंगे, या उसको उसके जो काम होता है वो उसका मशीनरी बंद कर देंगे। तो आपको वापस ये प्रॉब्लम होना कमी रहेगा, इतना ही है। और अगर आना या नहीं आना, चांसेस जो है वो आपके जो इसमें है, जरूरी नहीं है, 50-50 है। ना ही भी हो सकता है, हो भी सकता है, 50-50। तो आप बोलोगे मैंने आपका आंसर उत्तर नहीं दिया। ये हर 6 महीना या 3 महीना तपासने के बाद ही हमें महसूस होगा। अगर ऐसा ही पैटर्न निकला ना, वैसे ही जगह में रहेगा और कुछ नहीं होगा। ओके मैम, मैं ना 6 महीने बाद चेकअप में जाती हूँ, मेमोग्राफी कर रही हूँ, अभी ठीक है हूँ। हाँ, थोड़ा सा पीठ में दर्द होता है, पीठ का स्कैन किया? पीठ में पेट स्कैन किया? पीठ कर रही हूँ। नहीं, पेट स्कैन, सीटी स्कैन होता है, किया आपने कि नहीं? नहीं। पीठ में किधर दर्द होता है? हड्डियों में? हड्डियों नहीं मैम, इधर साइड में, अच्छा, साइड में देखा दिया, इधर से इधर कभी होता है, बीच में होता है। ओके, डोंट वरी, दैट विल नॉट दिस थिंग। उसके लिए व्यायाम करिए, वो ठीक हो जाएगा। ओके
और शेल कैल और वो गोलियां डॉक्टर से पूछ के खा लीजिए, कैल्शियम की जरूरत हो सकती है। ओके, हम ब्रेस्ट का कैल्शियम अलग है और हमारा खाने का अलग है। ओके, थैंक यू। अभी मैंने ब्लड टेस्ट क्या मैंने ब्लड टेस्ट किया है मैम, थोड़ा सा हेमोग्लोबिन कम की है। हाँ, और मैंने ब्लड टेस्ट किया है, अभी थोड़ा सा कमजोर लगते हैं तो हाँ, ब्लड टेस्ट किया तो हाँ, हेमोग्लोबिन थोड़ा सा कमती है, कमती है। ओके, 9 था। अच्छा, अभी कीमो खत्म हो गया कि और कितना चालू है? नहीं मैम, 5 साल हो गया, सब खत्म होगा। अरे, उम्र कितना 12 है? के मूल लिया, 25 थेरेपी लिया। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 45। 45। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2 तरीके से आपको अपना ब्लड इम्प्रूव करना चाहिए, हीमोग्लोबिन। एक तो खाने से, खाने में आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया होगा, आप अंजीर खाओ, डेट्स खाओ, आप फिर नट्स खाओ, हरे पत्ते भाजी खाओ, जितना हमें खाने से मिलेगा वो अच्छा है। लेकिन जब 9 में हो जाता है तो डॉक्टर आपको आयरन फोलिक एसिड भी देगी। जब आपको वो आयरन फोलिक एसिड देंगे, आप उसे सही मात्रा से खाना के बाद खा लीजिएगा। अभी जब खाना भी बनाते हैं, जो भी आप हरी सब्जियां बनाते हैं, जो भी कॉलीफ्लावर या कुछ भी बनाते हैं, जरूर उसमें से थोड़ा नींबू निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे खाना में जितने भी पौष्टिक चीजें हैं उसको शरीर में अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत रहती है, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे तो हमारे लिए वो जरूर काम करेगा। और आपके लिए खाना के साथ साथ गोलियों की भी जरूरत है। और ओवरवेट हैं कि पतले हैं, कैसे हैं, मोटे की पतले? हाँ, ज्यादा नहीं, ठीक ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मोटी नहीं हूँ, ज्यादा पतली नहीं, आप अगर 5 फुट पे हैं तो आप 60 किलो से थोड़ा कम होना चाहिए। आप अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। वीडियो ऑन है मैम का। तो फिर बाय आई एम नॉट एबल टू सी इट। यस, इवन मी। हाँ वही, कौशिया देखो, डॉक्टर रमा वाज जस्ट आस्किंग ना। या अल्पना जी, आपका वेट कितना होगा? मतलब कि अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो आपका वेट 60 के जी 65 होगा। 65। यू नो, ओबेसिटी एंड अनीमिया साथ में जाता है, तो थोड़ा भी ओवरवेट रहने से हेल्दी खाना खाओ पर वेट कम करो। अपना चावल बंगाली है क्या? चावल 55 है। हाँ, चावल थोड़ा कम। 55 है मैम। 55 चलेगा। 55 और 25 कीमो लिया है ना, तो थोड़ा हीमोग्लोबिन पे असर होता है। 25 है मैम, 8 कीमो लिया। 8 कीमो, ओके, 8 कीमो लिया तो आपको थोड़ा तो इफेक्ट रहेगा। पर आप क्या करो ना कि जरूर गोलियां भी लेना है और साथ साथ में खाने में भी बदल लाना जरूरत है। गोली क्या गोली मैम? गोली का नाम डॉक्टर देगी, आयरन फोलिक एसिड उनको पता है, ऑटोमेटिकली वो ही देंगे। और आप क्या करो, फिश अच्छा तरह खाओ और फिर चावल कम करने का है। और 6 महीने में एक बार जंतु की गोलियां खाने का, डीवर्मिंग। मैम दूध पी सकती हो? मैम दूध पी सकती हो? देसी गाय का दूध? दूध पी सकते हो। She must also deworm because no medication will work without deworming. तो आप कि जंतु की गोली भी खा लीजिए दवाई शुरुआत करने के पहले। ओके, तो इम्प्रूव होगा। फिर भी आप इंडियन हो, आपका 11.5 से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, 11.5-12 तक। ओके, पर उतना तो बढ़ना जरूरी है। चलो, थैंक यू सो मच अल्पना जी। मैम, हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती मनोज जी की तरफ से। हाँ आरती मनोज जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। आरती, हाय, टेल मी, बताइए। मैडम मुझे तो नाक में ये प्रॉब्लम हुई है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे कीमोथेरेपी मिल रही है, 2 बार हो चुकी है, तीसरी बार अभी गई थी तो ब्लड की थोड़ी कमी बताइए। हाँ तो अब ब्लड के लिए तो मैं बीट वगैरह है, पालक है, अनार है, ये खा ही रही हूँ। हाँ और जैसे मैडम रूबी मैडम ने बता रखा था कि आपको जो जो डाइट में लेना है वो सब मैं फॉलो कर रही हूँ मैडम के हिसाब से। ओके। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर पर्सनल लाइफ, अब मैं भी मैरिज में हूँ और अभी 3-4 महीने से अहमदाबाद में ही हूँ, लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आई हुई हूँ। अच्छा, ओके ओके। तो जैसे अब वहाँ जाना है तो फिर मैरिज लाइफ है तो थोड़ा बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मतलब नहीं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का अर्थ आप पूछोगे तो मैरिड लाइफ तो हस्बैंड वाइफ और फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़ा है। आपके हस्बैंड आपके कितना साथ देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको दिल नहीं, में वो साथ दे रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं। मेरा पर्सनली सवाल है, मतलब से इसका पूछा। नहीं, अभी क्या है ना कि आप अभी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। जो भी है, अभी कोविड भी चालू है, अभी आपका ट्रीटमेंट भी चालू है, तो जो भी आप तृप्ति के साथ बातें करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, आपस में आप एक दूसरे को मदद कर लीजिए। बाकी जो एक्टिविटीज जो शारीरिक संबंधित हैं वो थोड़े दिन के लिए बंद रखना आपके लिए ठीक है। उसके बाद सब कुछ टॉप हो जाएगा, नो टेंशन। ओके ओके मैडम, थैंक यू। और मैडम थोड़ी गैस वगैरह से भी परहेज रखनी है क्या? गैस वगैरह से, जैसे गैस पे कुछ बनाने करने से, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है मैडम, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, एक मास्क वैसे भी आजकल डाल रहे हैं, डाल लो ना। हाँ, मास्क डाल लो आप, तो आपको मास्क डालेंगे तो कुछ वैसे प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे ये बढ़ाने के, हौसला बढ़ाने के लिए एक मास्क तो जरूर शील्ड है। हाँ। अच्छा शील्ड है। तड़के का स्मेल, गिड़के का स्मेल, कभी बहुत हम तो एक मिर्ची लग जाती है तो 50 बार छींकने लगते हैं। हाँ मैडम, थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ बस यही प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कभी जाने के बाद किचन में लग पड़ेगा, मैंने कहा मैडम से पूछूं, क्योंकि नाक की प्रॉब्लम है। मेरा नाक ही ब्लॉक हो गया था मैडम पहले। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना मन करे उतना करो, आराम करो। दिन में जरूरत नहीं है 8 बजे नाश्ता होना चाहिए, 12 बजे ये होना चाहिए, 4 बजे ये। हम आदतों से निकल जाएं, मजबूरियों से निकल जाएंगे ना। आप बना के रख दो, जब भी अपना अपना सब लोग सर्व कर लेंगे जैसा मूड। शरीर थक गया तो मत करिए। जो आपको तड़कों गिड़कों से ज्यादा नाक में तकलीफ होता है आप उसे कम कर दीजिएगा। खिड़कियां खुला रखिए, पंखा डालिए और अपना मास्क डाल लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। रिलेशनशिप हैप्पीली बातें करो, टीवी देखो, और कितनी चीजें हैं दुनिया में, वो सब भी आप टुगेदर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गौसिया, एक पेशेंट थी ना मेरठ से, उनसे बात हुई थी 2-3 दिन पहले, जिनकी सर्जरी नहीं हो पा रही, और शालू चौधरी करके। हाँ, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका। शालू चौधरी थी एक, उनका जो गले का कुछ तो था मैम, जिनको साइनिका को बोला था कि दिल्ली में उनकी 1 मिनट डॉक्टर रमा से बात करा दीजिए। हाँ मैम, शालू चौधरी हैं वो। शालू जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी शालू जी। हाँ शालू बोलो। हेलो। हाय। हाँ मैम, मेरा बोलिए शालू जी। मैम अभी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ, तो मेरे ना सांस की नली के पास गांठ है, वहाँ के लिए ऑपरेशन बोला था 20 अप्रैल में। तो लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया वो ऑपरेशन। हाँ, आप रहते किधर हो? मेरठ। मेरठ कि मीरज? हाँ, मेरठ। मेरठ।
तो उधर मेरठ में नहीं करवाया तो आप कहीं और नहीं जा सकते, या बंद पड़ा है रोड्स वोड सब भी? अभी सब बंद पड़ा है और ऐसी नॉलेज भी नहीं है, अभी एम्स में ही चल रहा है ट्रीटमेंट। एम्स में ही चल रहा है ट्रीटमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, वो तो मैं अभी स्पेशल परमिशन अगर डॉक्टर से आपने ले लिया तो आपको कई जगह चालू है, जैसे कि पुणे में तो सभी डॉक्टर्स कैंसर का ट्रीटमेंट चालू रखा है उन्होंने, और सर्जरीज गिरजरीज सब चल रहा है। तो आप ऐसा करो कि आप इंटरनेट में जाके पता करिए आपके आसपास अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, छोटा मोटा प्राइवेट छोटा नर्सिंग होम नहीं, क्योंकि उधर अगर आपको प्रॉपर सर्जन नहीं मिला तो वो लोग आपको आपका मैं गारंटी नहीं दे सकती। प्रॉपर सर्जन जो है, कैंसर सर्जन जो है। रमा, मैं ये सोच रही थी, मेरठ में है ये और जयपुर में हॉस्पिटल खुला हुआ है और सर्जरीज हो रही हैं। जयपुर क्योंकि उतना ज्यादा दूर भी उनको नहीं पड़ेगा, तो पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी सर्जरी जल्दी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? Yes. The earlier the tumor is out, the better it is for the patient. Isn't it? Yes. जितना जल्दी निकाला जाए। देखो सब कुछ बंद नहीं कर सकते हर चीज के लिए, आपको इसके लिए प्रेशर डालना जरूरी है। और अगर आपको जयपुर या कहीं जाना है तो I think she can take a road transport and go. Yes, शालू, आपके घर में और कौन है आपके साथ? मम्मी पापा हैं, सिस्टर हैं। हाँ, तो उनसे बात करिए, और मुझे लगता है कि जयपुर में आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। एम्स दिल्ली में अभी बहुत समय लगेगा, और जयपुर में क्योंकि संजीवनी भी है तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे वहां पे। हाँ जी, कौन सा हॉस्पिटल है जयपुर में? जयपुर में 3 हॉस्पिटल्स वैसे अच्छे हैं कैंसर के। एक SMS हॉस्पिटल है, एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, और तीसरा महावीर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप SMS हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे कराइए, और हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे वहां पे। पर मुझे लगता है कि आपकी सर्जरी हो जानी चाहिए। हाँ, तो आप अपने फादर से मदर से बात करिए और इस चीज को डिसाइड करके फिर कल बता दीजिए, ताकि हम आपको जयपुर में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कनेक्ट कर सकें, और फिर आपकी जितने भी इश्यूज हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात चालू? है ना? और अगर जरूरत है, अगर आपके फादर को बात करने की जरूरत है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। कासिया, आप अपना नंबर भेज दीजिए शालू को प्राइवेट में। हाँ जी। और फिर मुझे मर्ज कर दीजिएगा अगर उनके फादर को बात करनी है। शालू जी, आपको बताया आपकी जो गांठ है कौन सा गांठ है? क्या चीज? हाँ, क्या मैम? जो आप बोले इधर गांठ है कौन सा टाइप का बताया है उन्होंने? मैम ये मुझे इसके बारे में नहीं पता, ज्यादा पापा को ही पता है। आप अपने पापा को बुला लीजिए ना फटाफट अगर है तो। मैम अभी वो बाहर गए हैं। ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर रमा, if I need help then I will talk to you about this case. Looking at her age, everything, is it a breast? Is it a lymphoma? What is the because young people are getting lymphomas also. That is not, it falls in a totally separate. It comes under blood diseases, blood cancer, and not under the solid breast tumor disease. So that's all the details you have to get. Okay, हो जाएगा.
हाँ, अपने लिए अच्छी एक अच्छा गाड़ी कार खरीद वो करके हायर करके जाओ, करवा लो, बाद देखा जाए। ओके, चलो। थैंक यू शालू जी। मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। माधवी मेहर जी की तरफ से। माधवी जी प्लीज अपना सवाल पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ माधवी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा राइट हैंड का ऑपरेशन हुआ है, अरे राइट ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट कैंसर का। हाँ, तो मेरे 4 कीमो हुए हैं और 5 रेडिएशन हुए हैं। वैसे 20 बोले थे, तो मैंने अच्छी तरह से CBC चेक करके अच्छी तरह से कवर किया, तो उन्होंने 5 रेडिएशन बोला मुझे। लेकिन अभी मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे जो हाथ के उंगलियां हैं ना मैम, रात को समय या कभी ऐसे 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 के ऐसे ही रह जाते हैं मैम। सीधा नहीं होते, रात को ज्यादा टाइम आते, तो नींद नहीं आती, फिर मुझे टेंशन आता है और हाथ है ना ऐसे थर थर आते हैं। हाँ, ऑपरेशन हो गया मैम, 1 साल हो गए, 1 साल हो गए। हाँ मैम, मुझे थोड़ा डर लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वही डर है कि मेरे हाथ की उंगलियां की नस अच्छी तरह से हो रही है क्या मैं कुछ काम कर सकती हूँ कि नहीं। गोलियां खा रही हो? हाँ मैम, हाँ गोलियां चालू है। हाँ, क्या वो 1 वीक की, हाँ वो कैल्शियम की, हाँ कैल्शियम की 1 वीक की चालू है। ये एक चालू है मैम। कौन सा है? नहीं, ये का नहीं देखने का है। हाँ नहीं, जो आपकी कैंसर के बाद आपको गोलियां दिए होंगे ना। हाँ यही है मैम। कैल्शियम की दिया और कैल्शिकेट्रल की है, जेमकेल है मैम, जेमकेल। ओके, जेमकेल। और कुछ नहीं? और हार्मोन्स की दी है 5 साल की, हार्मोन्स की दी है। हाँ मैम। कौन सा दिया हार्मोन्स का? इथे ना, नाम बोलिए। हाँ मैम बताती हूँ। हाँ मैम, ये जेंट्रोजोल दी है, जेंट्रोजोल। ओके राइट, सो आपको ये है मिला है। आपका उम्र कितना? पाली पीरियड्स हाँ मेमोपॉज हो गया है, 51 ईयर्स। राइट, 51। हाँ, एनेस्ट्रोजोल का दिया है। राइट। हाँ। इसके साथ और आपके दवाइयां जो कीमो के साथ आपको ये हाथ पैर भी थोड़ा नहीं होता ना, हाथ में ज्यादा। हाँ, पैर का भी थोड़ा। हाँ, तो ये आपको जब तक ये गोलियां लेंगी 6-8 महीना 1 साल तक थोड़ा होगा, तो आपका भी कम होगा और रात को भी कभी सोते टाइम गेते टाइम वो मूंगी जैसे छन 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 होता है और टाइट हो जाता है। हाँ मैम, हाँ वही। यही वो जो व्यायाम के एक्सरसाइजेस ये सब थी ना, ये सब करना जरूरी है। यस मैम। डॉक्टर को पूछ के इसके साथ एक स्पेशल बी कॉम्प्लेक्स की दवाई आती है। ओके। वो बी कॉम्प्लेक्स का दवाई का नाम मैं भूल गई हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं रूबी मैडम या गोसिया मैडम को वो नाम बता देती हूँ, पर डॉक्टर ने वो नाम बोल के फिर ही आपको लेना है। यस यस। नॉर्मली इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। ओके। तो ये न्यूरोपैथी होने का सब लोग जो ये दवाइयां लेते हैं इसके साथ होता है। ऑलराइट? यस मैम, यस। थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, बहुत सारे बहनों को है ये, जिनको टेंशन मत लो, जाएगा। यस यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू माधवी जी। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Welcome. Thank you. Thank you so much, ma'am. There are few questions which have been not like, since it's time, it's 1:30. So I'll ask them to send me, then I will forward it to you. And you know, one day only ladies, we have to get all the men out. I can strip and show the massage.
Yeah, ma'am. I'll talk to Ruby, ma'am, because since it's online, na, so I like. Online, you're afraid. I know Yeah. that. I want to take your safety precaution as well. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you and bye bye. Thank you so much. Do exercise. Okay. Bye. शाह जी, मैंने आपका मैसेज देखा, आपको सवाल पूछना है. एक्चुअली सोनल मैम इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन एंड रूबी मैम भी थोड़ा सा बिजी है. तो आपका जो सवाल है आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकती हैं या फिर सोनल मैम को भेज सकती हैं, तो हम देखेंगे फिर उसको कैसे करना है. थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिनके भी सवाल आज नहीं पूछे जा सके टाइम की सीमा की वजह से. प्लीज अपने सवाल मुझे हेल्पलाइन नंबर पे या अपने काउंसलर को भेज दें ताकि हम मैम को फॉरवर्ड कर सकें. और फिर अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए. कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सीखने के लिए और आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए. तब तक के लिए खुश रहिए. बाय बाय.